आप सभी के लिए सुप्रभातम। आइए अब निराला जी की दूसरी रचना जो आपके पाठ में है, जिसका नाम है अट नहीं रही है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। विधिवत इसकी व्याख्या लेते हैं। आपको बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के बड़े प्रेमी कवि थे और ये जो आपकी रचना है उसी प्रकृति प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। हुआ क्या है इस रचना में कि फाल्गुन मास ये एक हिंदी का महीना है। जिस प्रकार से अंग्रेजी का महीना होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसी प्रकार से हिंदी के भी 12 महीने होते हैं, चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन मास तक। और ये फाल्गुन मास हिंदी महीने का अंतिम मास होता है। उसी फाल्गुन मास के विषय में उस समय जो वातावरण में सौंदर्य आच्छादित हो जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये फाल्गुन मास जो होता है वह सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है। पतझड़ बीत चुका होता है और अब वसंत अपने चरम उत्कर्ष पर होता है। इस महीने में उसी समय का वर्णन बड़ी खूबसूरती के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। लिखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं पा रही है। मन के अंदर उस सौंदर्य को समाना चाहता हूं, समेटना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या? आभा फागुन, फागुन मास की जो कांति है, फागुन महीने की जो कांति है, वो तन माने सट नहीं रही है। तन यहां आया है पर्यावरण के लिए। फाल्गुन महीने का शरीर, तन कहते हैं शरीर को, शरीर है क्या? वातावरण। यानी संपूर्ण वातावरण में फाल्गुन महीने की आभा कांति समाना चाहता है कवि, लेकिन समा नहीं पा रही है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहते फाल्गुन मास यानी फाल्गुन का महीना जब श्वास लेकर छोड़ता है तो वो श्वास, उसकी छोड़ी हुई श्वास घर घर में पहुंच जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फाल्गुन महीने में चलने वाली हवा अपेक्षाकृत तेज होती है और जब फाल्गुन के महीने में तेज हवाओं के साथ, यानी पूरे वातावरण में जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, लगभग सभी पर फूल आ जाते हैं, तो उन फूलों की खुशबू जब हवा में मिल करके प्रत्येक घरों तक पहुंचती है तो उसमें निवास करने वाले लोग आनंद से विभोर हो जाते हैं। एक मादकता सी छा जाती है और उसी मादकता का वर्णन कवि ने अपनी इस रचना में किया है। और जब खुशबूदार हवा के कारण पूरे वातावरण में आनंद की एक लहर उठती है, तो यहां पर कवि कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी आनंद के क्षण जो हमारे आपके अंदर की कल्पनाएं हैं, ऐसा लगता है जैसे उसमें पंख ही पंख लगा दिए गए हों। पर कहते हैं पंख को, पंख ही पंख लगा दिए हों
और वो दूर, बहुत दूर आसमान में विचरण कर रहा हो। मन फिर कहते हैं आंख हटाता हूं तो चाहता हूं कि जिस सौंदर्य को मैं निहार रहा हूं, चूंकि चारों ओर का वातावरण सौंदर्य से लबालब है, भरा पड़ा है, अद्भुत है, तो एक एक सौंदर्य को देखना चाहता है कवि। तो कहता है कि उस फागुन मास के सौंदर्य से अपनी आंख को हटाना चाहता हूं, लेकिन हटा नहीं पा रहा हूं। अर्थात आंखों को बंद करने के उपरांत भी वो सारा सौंदर्य जैसे आंखों के सामने नृत्य करने लगता है। इतना आह्लादित कर देता है ये फागुन का महीना कि लाख प्रयास करने के बावजूद व्यक्ति उस सौंदर्य से अपने को अलग नहीं कर पाता है। आगे वर्णन करते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जैसा कि मैंने कहा कि पतझड़ का समय बीत चुका होता है, पत्ते झड़ चुके होते हैं पेड़ों पर, और इसके उपरांत उसमें जब नए नए पत्ते आते हैं, जैसे ही नए पत्ते आते हैं, इसमें जिक्र है कहीं हरी कहीं लाल। तो जैसे ही पत्ते निकलते हैं पल्लव के रूप में, तो उनका रंग होता है कैसा? लाल। कुछ दिनों के बाद वही पत्ते मुलायम हो जाते हैं, फिर भी कोमलता लिए हुए हैं, तो वो कोमल पत्ते जो कहीं हरे रंग के हो चुके हैं पेड़ों पर, और कहीं अभी निकल रहे हैं अर्थात पल्लव के रूप में, अर्थात उनमें लालिमा है। इस प्रकार से चारों तरफ पेड़ पत्तों से लद चुका है, माने भर चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है, कल तक ठूंठ दिखने वाला पेड़ आज जब उसमें पत्ते आएंगे तो सौंदर्य वातावरण का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उत्तर होगा कि हां बढ़ेगा। और उसी का जिक्र यहां पर कवि कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। उर माने कहते हैं हृदय पर। किसके हृदय पर? वातावरण के हृदय पर क्या पड़ा हुआ है? मंद गंध पुष्प माल, माने भीनी भीनी सुगंधों वाली पुष्पों की माला। तो भीनी भीनी सुगंधों वाली फूलों की माला वातावरण यानी प्रकृति कितनी खूबसूरत अपना रंग रूप दिखा रही है उस समय कि ऐसा लगता है कि पूरे वातावरण ने अपने हृदय पर, चूंकि होता क्या है वसंत के मौसम में कि चारों तरफ जिधर देखो उधर जहां पेड़ हैं पौधे हैं सब पर लगभग फूल आ जाते हैं, और उन फूलों की खुशबू हवाओं में तैर कर लोगों तक पहुंच करके उनको आनंद से विभोर कर देती है। तो देखने पर यही प्रतीत होता है जैसे वातावरण ने अपने हृदय पर भीनी भीनी सुगंध वाली पुष्पों की माला पहन रखी हो। और इस प्रकार आगे कहते हैं कि पाट पाट शोभा श्री। पाट पाट माने जगह जगह, यानी हर जगह। शोभा श्री माने प्रकृति का जो सौंदर्य है, फागुन महीने का जो सौंदर्य है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, चारों तरफ बिखरा पड़ा है। हर जगह जहां देखो वही सौंदर्य ही सौंदर्य इस समय नजर आ रहा है। और इस प्रकार से बड़ी जीवंतता के साथ कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का यह अद्भुत उदाहरण आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में रखा है। और ध्यान दीजिए यहां से कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। श्रृंगार रस की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है?
रस में अगर जाइएगा तो श्रृंगार रस की पंक्ति है, अर्थात अलंकारों से, रसों से भर करके अपनी कविता को निराला जी ने हमेशा प्रस्तुत किया है। और अपनी इस जीवंत रचना से हमें, आपको सबको प्रकृति से प्रेम करने की ओर प्रेरित करते हैं, अर्थात प्रेरणादायी ये कविता है। इस प्रकार से दो रचना थी उनकी, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही है, जो आपके सामने रखी गई। अगर आपके सामने एक सवाल किया जाए कि इन दोनों रचनाओं जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें कवि का शिल्प विधान क्या है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? शिल्प विधान के अंतर्गत आप देखिएगा, इन्होंने जो रचना की है, अगर छंद के दृष्टिकोण से देखिएगा तो मुक्त छंद है। शुरुदिन मैंने बताया था कि ये पहले कवि हैं छायावाद के जिन्होंने कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। और इस प्रकार यह एक प्रेरणा स्रोत बनकर आने वाले जो कवि रहे हैं उनको कविता रचना के लिए एक आसान मार्ग दिखाया। इस प्रकार से छंद अगर हम देखेंगे तो मुक्त छंद की रचना इनकी है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसमें आप देखिए घर घर पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी खूब प्रयोग है, रस का भी प्रयोग है। और भी ध्यान से अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन्होंने खुलकर तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि और शब्दों का प्रयोग इन्होंने, और शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ज्यादातर प्रयोग इन्होंने तत्सम शब्दों का किया है। अगर दोनों कविताओं को हम देखें, उत्साह और अट नहीं रही है, तो हम पाएंगे दोनों कविताओं का उन्होंने मानवीकरण किया, यानी मानवीकरण अलंकार की उदाहरण है ये कविताएं दोनों की दोनों, जिसमें कहीं कहीं अनुप्रास, जैसे घेर घेर घोर गगन अनुप्रास अलंकार है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन पुनरुक्ति प्रकाश का भी उन्होंने खूब प्रयोग किया है। अगर रस विधान में जाकर के हम देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों कविताओं का आकलन अगर एक साथ करें तो हम पाएंगे कि निराला जी ने अपनी इन रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण किया है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें गेयता भी है, संगीतात्मक भी है। ये तमाम चीजें इस महान रचनाकार को बहुत बड़ा बनाती हैं और हमेशा हम सभी ऐसे कवियों के लिए श्रद्धानत हैं। इस प्रकार से उम्मीद है कि ये इस पूरे पाठ के दोनों कविताओं के भाव और विचार आप तक बहुत आसानी से पहुंच गए होंगे। प्रयास यही किया गया था कि आप उसको सरल तरीके से जान गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो उसके समाधान के लिए हम आपके समक्ष हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।